ये ले स्टार्ट हो गया। तो जी एक बच्चा है, उसको मैंने एक मैसेज बस कर दूं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं यार, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तीन किस्म की इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल की, खाम माल की, वर्क इन प्रोग्रेस की और फिनिश गुड्स की। फिर रॉ मटेरियल परचेजेस जो आपने नया खरीदा, फिर रेवेन्यू सेल्स जो कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस जो बंदा उस कुर्सी को, चेयर को बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे हम डायरेक्ट वेजेस कहते हैं। आप आए नहीं यार क्लास में। फिर कैरी जनरेट परचेज उसमें ऐड होता है, परचेजेस में आए नहीं क्लास में आप सर। हेलो हेलो हेलो, क्लास में आप आए? आ जाए। अच्छा जी, तो कैरी इनवर्ड परचेजेस में ऐड होता है। इनडायरेक्ट वेजेस को फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, यानी फैक्ट्री के जो ऊपर के खर्चे होते हैं, यानी वो खर्चे जो तीन किस्म की कॉस्ट होती है मैंने बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल जो फर्ज कर लें आप चेयर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो जो लकड़ी चेयर बनाने पे लग रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है सिकंदर? जो बंदा उसे बना रहा है, जो खुद बंदा उसे बना रहा है, वो डायरेक्ट लेबर है। और बाकी सारे खर्चे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर, वो आते हैं ओवरहेड्स के अंदर, इसके अलावा के खर्चे। तो सवाल आपके सामने है, रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होती है, माइनस कर देंगे आप। कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड हो जाता है। ट्रेड रिसीबल, रेवेन्यू सेल्स जो कहते हैं, रेंट एंड रेट्स है, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, लोन इंटरेस्ट है, ऑफिस सैलरीज हैं, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्रीमिसेस फैक्ट्री मशीनरी एसेट्स हैं, 10% लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ और प्रोविजन फॉर आउटवर्ड्स दिया हुआ है। तीन किस्म की इन्वेंट्रीज है, रॉ मटेरियल की भी, वर्क इन प्रोग्रेस की भी और फिनिश गुड्स की भी। क्यों? क्योंकि आप लकड़ी खरीदते हैं, वो रॉ मटेरियल है। अगर वो बच जाती है साल के एंड में, तो वो रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री है, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग है। जो कुर्सियां मुकम्मल नहीं हुई, कॉस्ट लगाई है उनके ऊपर लेकिन मुकम्मल नहीं हुई, वो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है। नेक्स्ट ईयर की बन जाएंगी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री। जो कुर्सियां बन गई हैं, मुकम्मल है लेकिन बिकी नहीं, वो फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है। और नेक्स्ट ईयर की बन जाएगी फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री। तो तीन किस्म की इन्वेंट्रीज हमारे इस क्वेश्चन में चलेंगी। प्रोविजन फॉर आउटलेट्स वो कहता है 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल है एट 31 मार्च। plant and insurance amounting to 950, sorry, rates and insurance amounting to 950, and rates and insurance are apportioned to the factory and general of office in the ratio of 4:1। यानी फैक्ट्री में जो खर्चे जाएंगे इसके इंश्योरेंस के, रेंट एंड इंश्योरेंस के, वो 4/5 फैक्ट्री में जाएगा, 1/5 ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन कह रहा है प्रीमिसेस से 5% पर एनम है, और वो भी आपने फैक्ट्री जनरल ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट करनी है 4:1 के हिसाब से। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत है, और वो सारी फैक्ट्री में ही आएगी। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो वो हम बनाते हैं जी, मैं इसको आपके सामने बनाना शुरू करता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट है, आपने उस फॉर्मेट को फॉलो करना है। वो फॉर्मेट आपकी बुक्स में अवेलेबल है, जो बुक्स आपके पास है फॉर्मेट अवेलेबल है, फॉर्मेट खोल के भी सामने रख सकते हैं आप, लेकिन वो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। तो वो वक्त के साथ साथ ही याद होगा ना, एकदम तो याद नहीं हो जाएगा आपको, टाइम के साथ साथ ही याद करना पड़ेगा आपको। तो टाइम के साथ साथ ही हम उसको याद करेंगे। और उसमें डॉलर का साइन होता है, उसके बाद आगे फिर डॉलर का साइन एक आता है, और 3 कॉलम हम बना लेते हैं, आगे फिर एक डॉलर का साइन हम यूज कर लेते हैं। शुरू करते हैं हम इसको किससे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है ये हमारा। मैंने ऊपर हेडिंग नहीं दी, आप हेडिंग दे दें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऊपर हेडिंग दे दें आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सबसे पहले शुरू करते हैं हम किससे? डायरेक्ट मटेरियल से। ये हेडिंग होती है कि सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल की जो वर्किंग है उसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट को एज इट इज सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे हम। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, स्पेलिंग गलत हो गई कोई बात नहीं, MA, ठीक है जी, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी। सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा। इन्वेंटरी को नीचे चला गया तो मैं इसको कैंसिल करूंगा, इसलिए कि मैंने इसको पूरा भी तो करना है ना सवाल को। मैं इधर लिखूंगा रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी। आगे अगर हम पीछे सवाल में देखें तो हम देखते हैं कि हमारी रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी जो है वो कितने की है, देखते हैं वो ऊपर दी हुई है। इन्वेंटरी एट 1 अप्रैल 2011 रॉ मटेरियल कितनी है जी? 53,000। मैं गलत बताऊं तो मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरी आईसेट इतनी अच्छी नहीं है, तो गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 53,000 जो मुझे हिसाब से नजर आ रहा है, मैं लिख लूंगा इसको सेकंड कॉलम के अंदर, ठीक है जी,
जस्ट अ मिनट, 53,000। देख लीजिए आगे मैंने करना है जी ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। जिनको ये लग रहा होगा कि सर ये हमें आता है, आसान है, हम इससे आगे भी चलेंगे, मतलब मैं इसमें क्वेश्चन दूंगा घर में करने के लिए, तो वो क्वेश्चन भी आपको डेफिनेटली करने हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हम इसमें ऐड कर देंगे, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वर्किंग के लिए आपको इनर कॉलम यूज करना पड़ेगा। अगर परचेजेस में परचेजेस रिटर्न मौजूद हैं तो आपको पता है परचेज रिटर्न माइनस होती है। अगर क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ड मौजूद है तो आपको पता है कैरेज इनवर्ड परचेजेस में ऐड होता है, तो फिर आपको एक तीसरा कॉलम भी बनाना पड़ेगा परचेजेस के हवाले से। रॉ मटेरियल परचेज ये लिखा हुआ है आपके पास कितना है जी, 8 लाख, तो मैं लिख दूंगा जी यहां पर, इधर इसके बिल्कुल सामने मैं लिख दूंगा जी 8 लाख। ठीक है जी, इसके अंदर इसमें से हम लेस कर देते हैं परचेजेस रिटर्न, इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ तो हम ये सपोज करते हैं कि वो कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का ही है, तो कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल ही हम अज्यूम करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास परचेज रिटर्न कितनी है। सवाल में देखें कैरेज इनवर्ड ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 6,000 का, और रिटर्न आउटवर्ड ऑन रॉ मटेरियल दिया हुआ है कितना, 18,500। मैं गलती करूं तो मुझे बता दीजिएगा, ये रिटर्न आउटवर्ड है रॉ मटेरियल का। अच्छा, अगर क्वेश्चन में रॉ मटेरियल का ना लिखा होता आगे वर्ड, तब भी आप इसको रॉ मटेरियल का ही रिटर्न समझते, तब भी आप इसको कैरेज इनवर्ड रॉ मटेरियल का ही कंसिडर करते। ओके, तो 18,500 हम लिखेंगे यहाँ पे, जो कि मैं ब्रैकेट में यूज करूंगा क्योंकि मुझे माइनस करना है ना, ये क्योंकि तो माइनस हो रहा है, और जो कैरेज इनवर्ड है वो मुझे ऐड करना है, तो उसको मैं पॉजिटिव लिख दूंगा, और अमाउंट तो मुझे उसकी पता है वो 6,000 है। दैट्स इट। ये मेरी वर्किंग थी किसकी, रॉ मटेरियल परचेजेस के हवाले से। और इसका जो आंसर आएगा, एक बच्चे ने मुझे सवाल किया कि सर आप इसको डायरेक्ट ही आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली भी वर्किंग सी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका जो मैं यूज कर रहा हूँ वो तरीका बेहतर है, तो उसको फॉलो करेंगे तो वो बेहतर तरीका है आपका। ये आपके पास आ जाएगा 787,500। ठीक है जी, आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 787,500। वो मैं ऐड कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री में, रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री में जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा परचेजेस, नेट परचेजेस। रॉ मटेरियल परचेजेस ऐड होती हैं, लेकिन वो परचेज ऐड होती हैं अगर उसमें परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएंगी, अगर उसमें कैरेज इनवर्ड है तो वो माइनस हो जाएगी। वो आपने ऐड कर दिया तो आपका आंसर आ गया 8,40,500। और ये आपका, इसका नाम कोई नहीं होता, नाम इसका यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसे कहते हैं 8,40,000, मैं लिख लूं जरा, इसे कहते हैं हम रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। लेकिन अगर आप इसका नाम ना भी लिखिए तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेस कर देंगे इसमें से हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यानी इतना मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है इस्तेमाल के लिए, उसमें से इतना मटेरियल इस्तेमाल हुआ ही नहीं, यानी रॉ मटेरियल क्लोजिंग जो है वो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जो इस्तेमाल नहीं हुआ जाहिर बात है वो आपको माइनस करना पड़ेगा इधर से, और जब आप उसको माइनस करेंगे इधर से तो हमें देखना पड़ेगा रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है। बेटा जी ये दिया हुआ है रॉ मटेरियल क्लोजिंग, नीचे 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 इधर कितना है, 47,000। सर आपको कैसे पता चला ये क्लोजिंग है, ओ मेरी जान, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2011, नीचे क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री 31 मार्च 2012। तो ये रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिया हुआ 47,000 का, वो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 47,000 विच इज योर रॉ मटेरियल क्लोजिंग, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आपका आएगा दैट इज योर रॉ मटेरियल यूज्ड, कंज्यूम्ड या पुट इन प्रोसेस, यानी इतना आपने इस्तेमाल कर लिया है 793,500, जो मैं यहां पर लिख दूंगा आउटर कॉलम में 793,500, और इसके सामने इसका नाम भी लिखूंगा मैं, जारी बात है भाई क्यों ना लिखूं, मैं लिखूंगा इसका नाम क्या है जी, मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड भी कहते हैं इसको, या इसको पुट इन प्रोसेस भी कहते हैं। इतना मटेरियल बेसिकली लग गया आपका बिजनेस में, इस्तेमाल हो गया, लग गया, तो पुट इन प्रोसेस में बता रहा हूं।
इतने दो लफ्ज मैंने लिख दिए, वो भी काफी है। मटेरियल यूज के अंदर आप ऐड कर देते हैं डायरेक्ट वेजेस। इसके अलावा इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड होते हैं। डायरेक्ट वेजेस को मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं, डायरेक्ट वेजेस को प्रोडक्शन वेजेस भी कहते हैं। ये जी नीचे चला जा रहा है, सॉरी, मुझे आगे लिखना है, ठहर जाएं। वेजेस को मैन्युफैक्चरिंग वेजेस भी कहते हैं, यानी जो बंदा बना रहा है उसकी वेजेस, जो बंदा रॉ मटेरियल को कुर्सी की शक्ल दे रहा है उसकी वेजेस, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन के अंदर शामिल होती है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लगी होती है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। डायरेक्ट कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का हिस्सा होती है, प्रोडक्ट के अंदर लगी, उसे डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट क्या होती है? जो फैक्ट्री के बाकी खर्चे होते हैं, यानी कि लकड़ी, रॉ मटेरियल, और जो बंदा उसे बना रहा है, जिसे आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे की है, डायरेक्ट वेजेस पे की है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पे की है, प्रोडक्शन वेजेस पे की है, फैक्ट्री वेजेस पे की है। तो जो बंदा बना रहा है उसको जो आप पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी, वो आप ही कहलाती है डायरेक्ट। और वो बनाएगा तभी तो चीज बनेगी ना। इसके अलावा जितने भी फैक्ट्री खर्चे होते हैं वो सब कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के ऊपर ही खर्चा। और ये तीन ही किस्म की कॉस्ट लगती है किसी किसी भी चीज को बनाने के ऊपर। तो देखते हैं हम फैक्ट्री वेजेस हमें कितने की दी हुई है। सवाल सवाल पे जाना पड़ेगा। ये लिखी हुई है डायरेक्ट वेजेस, कितनी है जी? 4,50,000। तो डायरेक्ट वेजेस आपको दी हुई है 4,50,000 की। उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं अपने उसके अंदर जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो 4,50,000 आपने लिख दी डायरेक्ट वेजेस। ये हम क्या कर देंगे जी? इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। जो आपका आंसर आता है उसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपका आंसर जो आ रहा है पहले उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफी बड़ी फिगर है। तो उसको मैं पहले लिख लूँ जरा। 1243500, 1243500, इसका नाम होता है, इसे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? प्राइम कॉस्ट। प्राइम का मतलब है प्राइमरी। तो प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं इसको, इसको बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं, और इसको इनिशियल कॉस्ट भी कहते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या किसी चीज, क्या अल्लाह ताला ने आपको बनाया है तो जो मिट्टी, जिस मिट्टी से आप बने हैं वो क्या है? वो रॉ मटेरियल है। जो रूह फूंकी है आपके अंदर, अल्लाह ताला ने रूह फूंकी है, वो क्या है? वो लेबर कॉस्ट है, लेबर अल्लाह ने लगाई है आपकी। वो डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है, प्रोडक्शन वेजेस है। और ओवरहेड खर्चा जो है वो ज्यादा लग गया आपके ऊपर हुजैफा, इसलिए आप जरा प्यारे हो, और मेरे पे जरा कम लगा है, इसलिए जो ओवरहेड खर्चा यानी कम। ओवरहेड का मतलब बाकी खर्चे, उसके अलावा भी खर्चे हो सकते हैं ना। कौन से? मैं बताता हूँ। वो सब इंडायरेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं होते, क्योंकि वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल रेंट, फैक्ट्री का रेंट, जिस फैक्ट्री में कुर्सियां बना रहे हैं उसका रेंट नहीं पे करना, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करना, हीट लाइट एंड पावर के पैसे पे नहीं करने। एक बंदा है जो खुद कुर्सियां नहीं बना रहा, सिर्फ देख रहा है, ओए ऐसे बनाओ, सही तरह से करो, ये तुमने काम गलत कर दिया है, तो उसकी अपनी मेहनत तो नहीं लग रही, डायरेक्टली इनडायरेक्ट लग रही है। वो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। सुपरविजन, फोरमैन सैलरी, क्रेन ड्राइवर की सैलरी, चौकीदार जो फैक्ट्री का उसकी सैलरी, ये सब आपकी ओवरहेड्स के आइटम्स हैं। फैक्ट्री टैक्सेस, फैक्ट्री पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, वो भी खर्चा फैक्ट्री का है, लेकिन वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। इट बिकॉज द कॉस्ट डज नॉट बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट। हम बता नहीं सकते कि रेंट कितना लग रहा है कुर्सी में, नहीं बता सकते, तो ट्रेसेबल नहीं है। इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। तो वो ये आपकी बनती है, मिला के बनती है आपकी प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। जितने भी खर्चे इसके अलावा फैक्ट्री के होते हैं ना, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं, सारे के सारे। जितने भी खर्चे इसके अलावा हैं सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। अब देखते हैं उसमें कौन कौन। सबसे पहले उसके अंदर मैं खर्चा कौन सा लूंगा? रेट्स एंड इंश्योरेंस का। क्यों? क्योंकि उसकी एक एडजस्टमेंट है, पहले आपको समझाना चाह रहा हूँ। रेट्स एंड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। वो कहता है कि रेट्स एंड इंश्योरेंस जो है हमें कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है रेट्स एंड इंश्योरेंस। अमाउंट कितनी है? 38,000। लेकिन वो कहता है कि 38,000 जो है ना, रेट्स एंड इंश्योरेंस की अमाउंट जो है
वो ओइंग है उसके अंदर 950 का ओइंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, एक्रूड है, अनपेड है। आपको उसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो 38,000 में सारी बात है, आप 950 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 38950। और इसका 38950 का रेट्स इंश्योरेंस को पोर्शन करना है आपने। फैक्ट्री में खर्चा कितना जाएगा आपका, फैक्ट्री में जाएगा 4/5 और ऑफिस में जाएगा 1/5। सर ऑफिस का मतलब क्या है यार, जो इनकम स्टेटमेंट में आप एक्सपेंसेस लिखते हो वो सारे ऑफिस के खर्चे ही होते हैं ना, क्योंकि तब तो हमारे पास फैक्ट्री थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम कोई मैन्युफैक्चरिंग बना ही नहीं देते, हम तो खरीदा हुआ माल, बना हुआ माल खरीदते थे और आगे बेचते थे पहले। अब हम मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं। 38950 का 4/5 फैक्ट्री में जाएगा, 1/5 ऑफिस में जाएगा। सर ये 4/5 1/5 कैसे आए, खुदा के वास्ते यार ना करो। 4:1 का मतलब होता है 5 टोटल होता है, तो ऐसे बनती है यार 4/5 1/5। 4:1 का मतलब यही होता है। खुदा के वास्ते मैथ में ये रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर पढ़ा हुआ आपने जब क्लास 4 में थे आप, फिर ही मैंने समझा दिए। 38950 का आप लेंगे 4/5 और वो आप लेके लिखेंगे किसके अंदर, 31150 वो आप लिखेंगे अपनी कॉस्ट के अंदर, जो कि आपकी आएगी इसके अंदर, यहाँ पे रेट्स एंड इंश्योरेंस इस जगह पे आप लिखेंगे, क्योंकि और भी ओवरहेड के खर्चे हैं ना। 31150। तो सर बाकी बेटा बाकी जाने हैं ऑफिस में, इनकम स्टेटमेंट जाने 1/5, तो ये लिख लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद में जो 1/5 है, जो 1/5 की अमाउंट है वो भी तो आनी है ना। वो पता कितनी आती है, 7790, तो वो भी मुझे लिखनी पड़ेगी, वो भी मुझे लिखनी है, यानी कि मेरा मतलब कहने का ये ओवरहेड की आइटम है। यहाँ तक कोई मसला है तो पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा रिपीट कर दूं। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताएं। हुजैफा, एनी प्रॉब्लम? सिकंदर को मसला है तो बताएं। नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात मनाहिल, सर ये फॉर्मेट, सर ये फॉर्म मनाहिल आपको, सर ये फॉर्मेट नहीं है यार, फॉर्मेट याद हो जाएगा, फॉर्मेट से घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ देखना है मैं कर क्या रहा हूँ। सर वो क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेट आपने अगले 15 दिन और बनाना है। तो अगर आज याद नहीं होगा, क्योंकि आज आप पहले दिन पढ़ रहे हो ना, आपने मेरा लेक्चर जो मैंने वीडियो लेक्चर भेजा अगर नहीं सुना तो डेफिनेटली फिर फॉर्मेट तो आपको फॉलो नहीं कर, आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लेक्चर भेजा था इसीलिए। अदरवाइज क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई मुश्किल है फॉर्मेट के अलावा तो बताएं। जी इब्राहिम, आप कुछ कह रहे थे। हमजा बताएं। इब्राहिम, इब्राहिम आप कुछ कह रहे थे, आप आपने जवाब नहीं दिया। खैर ठीक है, अगर आपको समझ आ गई तो वेल एंड गुड, आगे चलते हैं। ये मैं बताने लगा हूँ 38,500, 38,000 में मैंने 950 जो एक्रूड था वो ऐड की है। सर एक्रूड कहाँ से है, ये लिखा है भाई, ओइंग है, वो है 38950। उसका 4/5 फैक्ट्री में जाएगा, उसका 1/5 ऑफिस में जाएगा। तो 38950 का 4/5 मैंने ले लिया, वो आपका आ गया जी 31150, वो लिख लिया मैंने फैक्ट्री में। ये देखिए 60 आते हैं, जरा चेक करिएगा एक दफा। अच्छा एक सेकंड, हो सकता है मैं गलत, मेरी कैलकुलेटर मेरा जो है ना वो, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी गलती मुझे बताई। इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 311, हाँ जी 60 ही है, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, वेरी गुड। बाकी सो रहे हैं सारे, ठीक है जी। तो इसको अब हम जो है वो मिटा देते हैं, क्योंकि जब दूसरा एक्सपेंसेस आएंगे तो वो उसमें मैं लिखूंगा, इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। मिटा रहा हूँ और हम आगे अब चल रहे हैं इससे आगे नेक्स्ट। उसके अलावा ओवरहेड के आइटम और देखते हैं। जो डेप्रिसिएशन कह रहा है प्रोवाइड करना आपने प्रीमिसेस के ऊपर 5% है पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, और वो कह रहा है इसको भी पोर्शन करना आपने 4:1 के हिसाब से, इसका भी 4/5 जाएगा उसमें और 1/5 जाएगा किसमें, ऑफिस में। तो देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमिसेस, प्रीमिसेस किधर है भाई, फैक्ट्री प्रीमिसेस, ये लिखा प्रीमिसेस ये। तो प्रीमिसेस की अमाउंट कितनी है जी, 6 लाख। 6 लाख पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है जी, 5%। तो 6 लाख का 5% निकाल लेता हूं मैं कैलकुलेटर के ऊपर अभी। 1 2 3 4 5, 6 लाख का 5% मेरा आता है 30,000। 30,000 का 4/5 आपका जाएगा किसमें, फैक्ट्री में, और 1/5 जाएगा ऑफिस में। तो मैं इसको जरा शो करता हूं ताकि आपको जरा समझ आ जाए किसी और जगह पर। पहले बात करते हैं रेट्स एंड इंश्योरेंस की। वो आया था 338 प्लस 950, 38950, तो 31160
आपका फैक्ट्री में चला गया था और बाकी जो भी होगा वो ऑफिस में चले जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन थी इस पे प्रीमिसेस पे, वो कितनी निकाली मैंने 30,000। यार 6 लाख का निकाला है ना, 6 लाख का 5%। अब 30,000 का 4/5 कितना बनता है जी? 4/5 बनता है उसका 24,000। वो चले जाएगा फैक्ट्री में और बाकी जो डेप्रिसिएशन है 6,000 की वो चले जाएगी ऑफिस एक्सपेंस के अंदर इनकम स्टेटमेंट। तो लिखता हूँ जी मैं डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस। कहाँ लिखूंगा मैं? अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि वो भी ओवरहेड का आइटम है। एक बच्चे ने सवाल कर दिया सर ये ओवरहेड का आइटम क्यों है? अच्छा भाई मुझे बताओ, क्या ये डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट जो है ये डायरेक्ट मटेरियल है? नहीं सर। डायरेक्ट लेबर है? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर नहीं है और फैक्ट्री में खर्चा लग रहा है तो वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं, वो सब फैक्ट्री ओवरहेड्स ही कहलाते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड इसी में लिखूंगा मैं, जो कि मेरी अमाउंट कितनी आ जाएगी 24,000। ओके जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे सवाल के ऊपर वापस चलते हैं। हमने ये भी ले लिया। नेक्स्ट कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, नीचे दी हुई है 15% है लेकिन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं फैक्ट्री मशीनरी में कितने की दी हुई है जी। ये देखें फैक्ट्री मशीनरी एट कॉस्ट दी हुई 2,20,000। इसमें से पहले मैं माइनस करूंगा जो डेप्रिसिएशन हो चुकी 40,000 की, जो आएगा उस पर निकालूंगा। कितने परसेंट? 15%। अभी निकाल लेते हैं। फैक्ट्री मशीनरी पे डेप्रिसिएशन निकालनी है मैंने, तो सॉरी मैं भूल गया, कितना था जी कॉस्ट? 2,20,000 माइनस 40,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो पहले हो चुकी है वो माइनस कर देनी है ना, तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000। इस पे कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है जी? 15%। और ये सारी किस में जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएगी, क्योंकि उसने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा। ये तो हाई फैक्ट्री की मशीनरी भी फैक्ट्री में यूज हुई है सारी की सारी, वैसे भी 1,80,000 इंटू 0.15 या 15% वो आ जाएगा आपका 27,000। तो ये मैं वहां पर लिख दूंगा, यहां पर किस नाम से? डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री। बच्चे ने फिर सवाल कर दिया सर ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखेंगे, एक्सपेंसेस है सर ये तो। यार हमने एक नया अकाउंट बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 3 किस्म की कॉस्ट को अब हम मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों सर? क्योंकि पहले हम कोई चीज बना के बेच नहीं रहे थे, खरीद के बेच रहे थे। फिनिश गुड्स खरीदते थे, फिनिश गुड्स बेचते थे। अब हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लकड़ी, उसको कुर्सी की शक्ल देते हैं, बंदा उसे बनाता है, उसको पैसे देते हैं। उसके ऊपर इसके अलावा फैक्ट्री के और खर्चे भी होते हैं, चौकीदार की सैलरी, सुपरविजन की, सुपरवाइजर की सैलरी, फैक्ट्री फोरमैन सैलरी, हीट लाइट एंड पावर, ग्लू, ग्रीस, डेप्रिसिएशन रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, ये सब फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाते हैं। और ये फैक्ट्री के वो खर्चे हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लग रही, इनडायरेक्ट है खर्चा फैक्ट्री का लेकिन प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं है। तो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल, जैसे कि बिजली, बल्ब, लाइट, इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, आर विल बी एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स पे लिखे जाते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे थे जो अलग अलग उसने करके बताए हैं, जैसे रेट्स एंड इंश्योरेंस है, उसका उसने कहा कि क्रूड भी है, ऐड किया। 4/5 फैक्ट्री में जाएगा, बाकी ऑफिस में। फैक्ट्री प्रीमिसेस उसने कहा जी 4/5 फैक्ट्री में जाएगा, बाकी ऑफिस में। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी उसका उसने कुछ नहीं बताया। तो फैक्ट्री की मशीनरी है ना भाई, तो खर्चा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई है, मशीनरी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। आपका इनकम स्टेटमेंट का खर्चा नहीं है ये आपका ऑफिस का एक्सपेंस नहीं है, फैक्ट्री का खर्चा है। आगे देखते हैं जी, ये हमने सारा कर लिया। आगे देखते हैं और कोई फैक्ट्री खर्चा इसके अलावा भी तो सकता है ना, डायरेक्ट जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस ये तो नहीं आएंगे, ऑफिस सैलरीज ये भी नहीं आएंगी। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स ये भी जाने हैं, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आपका खर्चा किसका है। और इनडायरेक्ट वेजेस ये भी खर्चा किसका है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। कितनी है जी? 68,000 है आपकी इनडायरेक्ट वेजेस, तो ये भी ओवरहेड में जाएगा। एक बच्चे ने कहा सर वो तो लिख ली है, ओ भाई वो डायरेक्ट वेजेस थी। इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब पता क्या है? वो लोग जो डायरेक्टली खुद कुर्सियां नहीं बना रहे, सुपरविजन कर रहे हैं, फैक्ट्री मैनेजर है। अब फैक्ट्री मैनेजर खुद कुर्सियां तो नहीं बना रहा ना, लेकिन वो खर्चा तो फैक्ट्री का ही है।
तो वो फैक्ट्री कॉस्ट में ही आएगा, सारी बात है। 68,000 आपकी इनडायरेक्ट वेजेस हैं। मैं दोबारा एक दफा चेक कर लेता हूँ। इनडायरेक्ट वेजेस कितनी है? 68,000 की। ओके, उसके अलावा देखें आपका है जी जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के जी है? 93,000 के जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो आपके आ जाएंगे। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स ठीक है जी, वो आपके हैं जी 93,000 के, वो मैं यहाँ लिख दूंगा 93,000। दैट्स इट। मैंने सारे फैक्ट्री खर्चे जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं, और अब मैं इसका टोटल करूंगा और मैं आगे सवाल सॉल्व करूंगा अपना, जो फैक्ट्री से रिलेटेड मेरे खर्चे जो मैंने उनको रिकॉर्ड करना है। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ। 31160 प्लस 24,000 प्लस 27,000 प्लस 68,000 प्लस 93,000, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 243,160। तो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा ना भाई 243,160, और ये क्या कर दूंगा? ये प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये भी खर्चा है जो फैक्ट्री में लग रहा है और फैक्ट्री के खर्चों में शामिल है। कौन सा? फैक्ट्री ओवरहेड्स का। तो 243,160 में मैं ऐड कर दूंगा प्राइम कॉस्ट जो ऊपर लिखी हुई है 1243500, तो मेरे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट 148,660। वो मैं लिखता हूं, वो आ जाएगी मेरी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 148,660। और ये क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। ओके जी, इसमें हम ऐड कर देते हैं, आप नई चीज आ रही है यहां तक निकाली, ऐड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री। वो काम जो पिछले साल कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कुर्सियां जो पिछले साल मुकम्मल नहीं हुई थी, सबसे पहले आप उसको सेल करेंगे। तो वर्क इन ओपनिंग इन्वेंट्री हम ऐड कर देंगे और इसमें से हम लेस कर देंगे, लिखा नहीं जा रहा आप यहाँ पे मुझे, खैर देखता हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है। पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ये लिखी हुई वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग कितनी है? 80,000 की। ओके, 80,000 है जी आपकी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इन्वेंट्री, जो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 80,000। और इसमें से अगर हमें जगह मिल जाए तो लेस कर दूंगा, आ गई है, मिल गई है, लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये क्यों करते हैं उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ अभी, तो यहाँ पहले लिख लें। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग जो है वो आपको क्वेश्चन में कहाँ दी हुई है? नीचे, ये इधर वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग कितनी है? 92,000। तो ओपनिंग हम ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग हम माइनस कर देते हैं। ओपनिंग थी 80,000 की, क्लोजिंग है 92,000 की, वो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा इधर 92,000। तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसके नीचे आपने आंसर लिखना है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसके नीचे लिखेंगे आप। मेरे पास जगह नहीं है, मैं नहीं लिख सकता, ठीक है, लेकिन आप इसके नीचे ये लाइन डाल के ऐसे नीचे इसके आप लिख देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसी और जगह पे, ताकि आपको समझ आ जाए कहीं, या मैं आपने यहाँ नहीं लिखना, आपने वही लिखना है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ, इस नाम से नीचे इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उसकी अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे, वो कितनी आएगी आपकी? 148,660 प्लस 80,000 माइनस 92,000, तो आ जाएगी 1474660। ये आपने इस लाइन के नीचे लिखा है और इसके सामने लिखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने वहां लिखा है, उससे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास आ जाएगी 1474660। ये हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फाइंड कर ली। ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट, जो कि आपके लिए एक नई चीज था, ये आप याद करना पड़ेगा आपको। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फॉर्मेट आपकी बुक्स में बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है जी। और फॉर्मेट की तस्वीर भी आप ले सकते हैं, अगर मैं तस्वीर चाहूँ तो पिक्चर भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस
आपने करने हैं। ये देखें, आप तस्वीर दोबारा लेना चाहते हैं तो मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूँ। ये लें, ये जी फॉर्मेट है, ये लें मैन्युफैक्चरिंग का, तस्वीर ले लें इसकी। मैंने यही बनाया है अभी आपके सामने, ठीक है जी। और इससे आगे जो फॉर्मेट है वो आपका है जी इनकम स्टेटमेंट का, वो भी ले लें, हालांकि वो आपको पता है लेकिन चले वो भी लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, लेकिन सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में मैं अच्छी तरह से पढ़ लिए कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को हम एक दफ़ा दोबारा डिस्कस अगर हम करें तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। 3 चीज़ें, रॉ मटेरियल ओपनिंग, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी लिखते हैं 53,000। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो नया मटेरियल खरीदा आपने 8 लाख का, अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर देंगे, कैरेज इन्वेंट है तो ऐड कर देंगे, आपके पास नेट परचेज आ जाएंगी। उसमें से रॉ मटेरियल क्लोजिंग माइनस कर देंगे तो रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा, कंज्यूम्ड, यानी इतना मटेरियल आपका इस्तेमाल हो गया, लग गया। इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो बंदा कुर्सियों लकड़ी को कुर्सी की शक्ल दे रहा है उसकी लेबर भी तो देनी है ना, और लेबर आप पे करते हैं आर्ली वेजेस के हिसाब से। क्योंकि बच्चे ने सवाल किया सर लेबर की ओपनिंग क्लोजिंग क्यों नहीं होती? यार ओवरहेड्स और लेबर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होती है, उसको आप रोक के नहीं रख सकते अपने पास कि पड़ा भाई जी लेबर पड़ी हुई आपके पास, सुबह सुबह लेबर को उठाया और फिर लगा दिया काम पे, ऐसे नहीं होता। लेबर काम करती है आर्ली वेजेस पर, जितना काम करेंगे घंटे काम होगा उतने पैसे देंगे फारिग। पाकिस्तान की तरह नहीं होता ना बाहर के मुल्कों में। तो डायरेक्ट वेजेस को आर्ली वेजेस पर हम पे करते हैं 4,50,000, 1243500 प्राइम कॉस्ट आ गई, बेसिक कॉस्ट आ गई। इसके बगैर तो कोई चीज बन ही नहीं सकती ना, मटेरियल और लेबर के बगैर तो कोई चीज बन नहीं सकती। बाकी खर्चे ओवरहेड्स के यानी फैक्ट्री के इसके अलावा के खर्चे जो होते हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा हैं, मटेरियल और लेबर के अलावा हैं, वो सब कहलाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसमें रेट्स एंड इंश्योरेंस है, उसका 4/5 गया है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री प्रीमिसेस का 4/5 गया है। बाकी इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस में आएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री मशीनरी लिखी है मैंने, कैलकुलेट की पहले, फिर लिखी है। इनडायरेक्ट वेजेस दी हुई थी वो लिखी है, और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स वो लिखी है। टोटल किया उसका, वो फैक्ट्री ओवरहेड टोटल अमाउंट आ गई, उसको ऐड कर दिया, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं इसको। इसमें हम ऐड करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और लेस करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आंसर आया था आपका जो आपको चाहिए सर में 1474660। सर वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग माइनस करते हैं। पहली तो बात ये है, याद कर लें, ओपनिंग हमेशा ऐड होती है चाहे कोई भी इन्वेंट्री हो, क्लोजिंग हमेशा माइनस होती है। वजह सुन लें आप, 10 कुर्सियां बनाई थी, 3 कुर्सियों पर मटेरियल लगा है, लेबर भी लगी है, ओवरहेड भी लगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई, तो आप बेच सकते हैं उनको? आप उस साल उसे बेच नहीं सकते। जब आप उस साल उन्हें बेच नहीं सकते तो उनकी कॉस्ट को उस साल ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो बिकी नहीं है, तो उनकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इन्वेंटरी। उन 3 कुर्सियों की कॉस्ट निकाल देंगे और वो कॉस्ट अगले साल ऐड होगी। क्यों? क्योंकि वो अगले साल बिकेंगी, तो अगले साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ना, ताकि अगले साल की सेल में से माइनस हो, क्योंकि वो तो इस साल कंप्लीट ही नहीं हुई, खर्चा हुआ है उनपे, मुकम्मल नहीं हुई। मुकम्मल नहीं हुई तो बिक नहीं सकती, सेल नहीं हो सकती, तो कैसे कॉस्ट ऐड करेंगे? इसलिए वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग जो है वो माइनस होती है और ओपनिंग हमेशा ऐड कर देते हैं, क्योंकि पिछले साल जो कुर्सियां नहीं कंप्लीट हुई थी वो कब बिकेंगी? अगले साल। लिहाजा उनकी कॉस्ट को अगले साल ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उस साल उन पर बाकी काम होके वो कंप्लीट होंगे। तो वर्किंग प्रोग्रेस क्लोजिंग हम माइनस कर देते हैं और वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग जो है वो हम ऐड कर देते हैं। ओपनिंग ऐड होती है, क्लोजिंग माइनस होती है, तो आपका आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। यहाँ तक कोई मसला हो, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो आपने दोबारा आ जाना है, वापस आना है 10 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं 10 मिनट के लिए, ठीक है? 10 मिनट के लिए दोबारा आपने ज्वाइन करनी क्लास, ताकि मैं इनकम स्टेटमेंट भी आपको समझा दूं, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि फिनिश गुड्स इन्वेंटरी इनकम स्टेटमेंट में आती है, इसमें नहीं आई। इसमें रॉ मटेरियल ओपनिंग लिया है आपने, क्लोजिंग लिया, वर्किंग प्रोग्रेस ओपनिंग लिया, क्लोजिंग लिया, फिनिश गुड्स नहीं लिया, क्योंकि फिनिश गुड्स इसमें आती ही नहीं है, क्योंकि फिनिश गुड्स इनकम स्टेटमेंट में जाती है। क्यों सर? और यार वो वही फिनिश गुड्स जो पहले पढ़ते रहे हम, जो पहले हम सवाल करते रहे इनकम स्टेटमेंट के, उसमें फिनिश गुड्स ही होती थी, क्योंकि हम बना बनाया माल खरीदते थे और आगे बेचते थे। यहाँ तक कोई मसला है तो बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी हुजैफा, एनी प्रॉब्लम प्लीज बताएं मुझे। हमजा को मसला है तो बताएं। इब्राहिम, सिकंदर। No, sir. All good. जी मनाहिल, मसला है तो बताएं। नो सर, समझ आ गया। तो अब आपको दोबारा ज्वाइन करना है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास, सारी बात है, इसलिए कि ये ख़त्म हो जाएगी, तो आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये हमने जो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी वो डिस्ट्रीब्यूशन भी करके मैंने सारी दिखाई है कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अभी मेरा लेक्चर जो है ना वो आप ले लें, लेक्चर ले लेंगे आप तो फ़ायदा हो जाएगा आपको। लेक्चर का मतलब है कि जो मैंने आपको भेजा है,
ठीक है जी, तो चलें वापस आए, फिर हम देखते हैं क्लास खत्म होती है तो वापस आए। एक ही मिनट है असल में, 1 मिनट से भी कम टाइम है, अभी बंद हो जाएगा। ये ना समझे कि मैं चुप हो गया हूं तो इसलिए कि अभी टाइम है, टाइम 1 मिनट से भी कम है। मेरा ख्याल अभी मेरी बात करते करते बंद हो जाना इसने। ठीक है जी, तो हमने बनानी